नमस्कार साथियों, आज आपका एक बार फिर स्वागत है शुक्ला एंड खरे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। आज हम भौगोलिक मध्य प्रदेश की 5वीं सीरीज मध्य प्रदेश की जलवायु को स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन जलवायु को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ उसमें प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियां हैं। मतलब जो हम मध्य प्रदेश की जलवायु को पढ़ेंगे तो उस दौरान आपको ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिनका आपको अर्थ पता नहीं होगा। तो जो आज का मेरा वीडियो है उसमें केवल मैं उन शब्दावलियों के बारे में चर्चा करूंगा जो जलवायु एवं मानसून के दौरान प्रयुक्त होती है। एक और, मध्य प्रदेश की जलवायु को पढ़ने से पहले हमें भारतीय जलवायु को क्लियर करना पड़ेगा। भारतीय जलवायु को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो हमें इन दोनों जलवायु को समझने के लिए, मध्य प्रदेश एवं भारत की जलवायु को समझने के लिए कुछ हमें बेसिक चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम केवल उन्हीं बेसिक चीजों के बारे में प्रयास करेंगे, जानने के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जलवायु का निर्माण होता है, किस प्रकार से मानसून की उत्पत्ति होती है। तो इन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें हम पहले नंबर पर चर्चा करेंगे वायु दाब एवं पवन संचार। ठीक है, ये सबसे पहले नंबर पर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एयर प्रेशर एंड विंड। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, वायु दाब एवं पवन संचार को देखेंगे। ठीक है, अब वायु दाब क्या होता है और पवन संचार क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है वायु दाब। वायु दाब क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कि जैसे आप किसी सरफेस पर खड़े हैं, सतह पर खड़े हैं, ये कोई मान लीजिए व्यक्ति खड़ा हुआ है और इस व्यक्ति के ऊपर ये आपको क्या कर रही है, आपकी ग्रेविटेशन फोर्स है जो आपको सतह पर खड़े किए हुए हैं, मतलब आपका गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। उसी प्रकार से यहां वाले क्षेत्र से, हमारे ट्रोपोपास से, मतलब क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा जिसको बोलते हैं क्षोभ सीमा या ट्रोपोपास, तो ट्रोपोपाज के पास से आपके सर के ऊपर हवाओं का लगने वाला भार, ठीक है, हवाओं का लगने वाला भार ही क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। और प्रत्येक व्यक्ति यहां पर हवा का दबाव महसूस करता है। और ये हवा का दबाव कहां पर कितना होता है, तो एक और याद रख लीजिएगा, जब हम समुद्र की सतह लेवल पर खड़े हों, क्योंकि हमेशा जो ऊंचाई होती है वो समुद्र की सतह से ही मापी जाती है, मतलब समुद्र लेवल से ही मापी जाती है। आपने देखा होगा कई बार रेलवे स्टेशनों में समुद्र से दूरी, समुद्र की सतह से दूरी इतने मीटर है। तो जब आप समुद्र सतह पर खड़े होते हैं तो आपके ऊपर जो भार लग रहा होता है वो 1013.25 MB लग रहा होता है। समझ में आ रहा है? तो 1013.25 मिली बार का आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने सर के ऊपर भार महसूस कर रहे हैं। अब इतना भार जब हम महसूस कर रहे हैं तो इसको मापते कैसे हैं, तो देखिएगा वायु दाब से जुड़ा हुआ एक और शब्द है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो हवाओं का स्तंभ के रूप में लगने वाला भार। तो जो भार हमारी क्षोभ सीमा से हमारे सर पर लग रहा है वो क्या है, वो वायुमंडलीय दाब है। अब ये वायुमंडलीय दाब घटता है और बढ़ता है, तो इसके घटने और बढ़ने के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या होता है कि
क्षोभ सीमा से आपके सर के ऊपर स्तंभ के रूप में लगने वाला हवाओं का दबाव वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और इस वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका बैरोमीटर का निर्माण किसने किया था? तो ई टॉर्सेली ने इसका निर्माण किया था। जानती हैं? ई टॉर्सेली के द्वारा बैरोमीटर बनाया गया था। अभी तक हमने क्या देखा? वायु दाब क्या है? तो वायु दाब का मतलब यह है कि हमारे सर के ऊपर लगने वाला भार वायु दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दबाव क्या है? तो क्षोभ सीमा से हवाओं का स्तंभ के रूप में लगने वाला भार वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को मापते किससे हैं? तो बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर का निर्माण किसने किया था? तो ई टॉर्सेली ने इसका निर्माण किया था। इसके मापने की इकाई क्या होती है? तो इसके मापने की इकाई होती है बार। ठीक है, किससे मापते हैं? बार से मापते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि देखिए कि कितने क्षेत्र में यह हम भार महसूस करते हैं। तो एक एटीएम बराबर, समझ रहे हैं, एटॉमिक मास प्रेशर, इसको बोल सकते हैं एटीएम बोल देते हैं। एटीएम या बार, एक बार बराबर ही होता है। कितना लगता है? तो ये होता है 1013.25 MB या 1.0325 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर में हम कितना भार महसूस करते हैं? तो 1.0325 किलोग्राम का भार महसूस करते हैं। ठीक है, जैसे कल्पना करते हैं कि आपका सर जो है वो 4 सेंटीमीटर चौड़ा है और 6 सेंटीमीटर लंबा है। तो टोटल इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? तो 6 चौको 24 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। और जब 6 चौको 24 वर्ग सेंटीमीटर हो गया तो 1 वर्ग सेंटीमीटर पर आप कितना दबाव महसूस करते हैं? तो 1.03325 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में क्या कर रहे होते हैं? अपने सर के ऊपर भार महसूस करते हैं। इतना क्या होता है? हवाओं का दबाव हमारे सर के ऊपर लग रहा होता है। लेकिन यह भार कहां पर लगता है? सी लेवल पर, समुद्री सतह पर। ठीक है, हुआ, हमने समझ लिया किसको? वायु दाब को और वायुमंडलीय दबाव को क्या होता है। तो वायु दाब आपको समझ में आ गया होगा। तो हवाओं का लगने वाला भार वायु दाब कहलाता है। हवाओं का स्तंभ के रूप में लगने वाला भार वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। और वायुमंडलीय दबाव को नापते किससे हैं? तो बैरोमीटर से नापते हैं। इसका निर्माण किसने किया था? तो ई टॉर्सेली ने इसका निर्माण किया था। इसकी नापने की इकाई क्या होती है? तो इसके नापने की इकाई होती है, इसको मापते हैं, इसको बैरोमीटर से मापते हैं और इसके मापने की इकाई होती है बार से, इसको मापा जाता है मिली बार। बार मापते हैं तो 1 बार बराबर कितना होता है? तो 1013.25 मिली बार होता है, या 1 एटीएम बोल सकते हैं। तो 1 एटीएम बराबर 1013.25 मिली बार होता है। अब ये जो मिली बार की इकाई है ये हमें कहां पर महसूस होती है? तो ये हमें समुद्री सतह पर महसूस होती है। भार कितना महसूस होता है समुद्री सतह में? तो समुद्री सतह में भार महसूस होता है 1.0325 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो उदाहरण के रूप में मैंने आपको समझाया था कि 4 सेंटीमीटर मान लीजिए चौड़ा आपका सर है और 6 सेंटीमीटर चौड़ा आपका लंबा आपका क्या है? ये सर है। तो 6 चौको 24, 24 क्या हो गया? आपका क्षेत्रफल हो गया। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर पर आप भार कितना महसूस कर रहे हैं? 1.0325 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर में हम इतना भार महसूस करते हैं। और यह भार कहां से लग रहा होता है? यह भार समुद्री सतह पर लगता है, समुद्र लेवल पर, सी लेवल पर लगता है। अब देखिए कि जैसे जैसे हम सी लेवल पर जाएंगे, सी लेवल की ऊंचाई पर जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर दाब कम होता जाता है। चीज याद रखिएगा, जैसे जैसे हम समुद्र लेवल से ऊंचाई की तरफ जाएंगे, जितनी ऊंचाई की तरफ जाएंगे उतना क्या होगा? वायु दाब भी कम होता चला जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में समझिएगा, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे किस प्रकार से तापमान के आधार पर घटता है, तो अभी हम देखेंगे। पहले इसको समझिएगा, वायु दाब।
वायु दाब दो प्रकार का होता है, एक होता है उच्च वायु दाब और दूसरा होता है निम्न वायु दाब। अभी तक तो हमने समझा वायु दाब है तो वायु दाब जो हवाओं का लगने वाला भार वो वायु दाब है, लेकिन वायु दाब भी दो प्रकार का होता है। ये कितने दो प्रकार का होगा तो एक उच्च वायु दाब होगा और दूसरा निम्न वायु दाब होगा। अब ये आखिर उच्च वायु दाब कैसे लगता है और निम्न वायु दाब कैसे लगता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर सूर्य है, ये रहे सूर्य भगवान, बोल दीजिए एक बार सूर्य भगवान की जय। ये रहे सूर्य और ये रहे मामा चंद्रमा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जैसे जहां पर सूर्य की किरणें पहुंचेंगी, मान लीजिए कोई कमरा है तो यहां पर क्या है, ये सूर्य जो है इस वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें जब लंबवत होगी तो यहां पर क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फैल जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं होंगी तो वहां पर मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास में आ जाएंगे। समझ रहे हैं। इस वाले क्षेत्र में क्या है, यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं है। जब यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं है, यहां पर क्या है, रात्रि है, यहां पर तापमान नहीं मिल रहा। जब यहां पर तापमान नहीं मिलेगा तो वायु दाब कैसा रहेगा, उच्च रहेगा। यहां पर जो कण होंगे वो कैसे रहेंगे, आपस में सटे हुए रहेंगे, ठीक है। यहां पर वायु दाब कैसा होगा, उच्च होगा। इस वाले क्षेत्र में सूर्य का तापमान अधिक है और यहां पर मॉलिक्यूल दूर दूर फैल चुके हैं। जब ये दूर दूर फैल चुके हैं तो दबाव भी क्या हो रहा है, निम्न हो रहा है। और वो किस कारण से निम्न हो रहा है, सूर्य के द्वारा पड़ने वाले तापमान के कारण। जो यहां पर तापमान पड़ रहा है, तापमान की वजह से यहां पर वायु दाब भी क्या हो गया, निम्न हो गया। अब देखिए प्रकृति का नियम क्या है, हमेशा किसी स्थान को खाली नहीं रहने देती, उसको भरने का कोशिश जरूर करती है। जब भरने की कोशिश करेगी तो पवनें जो हैं या हवा जो है वो उच्च वायु दाब से निकल करके कहां की ओर भागती है, निम्न वायु दाब की तरफ। जब यह यहां की उच्च वायु दाब की हवा निम्न वायु दाब की ओर स्थानांतरित होगी, जो यहां से भागिए उच्च निम्न वायु दाब की ओर गया है, इसको ही तो बोला जाता है पवन, ठीक है। इसी का नाम क्या पड़ जाता है, पवन बोल देते हैं। जो कहां से चल रही होती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ। गर्मियों में आप देखिए हमेशा महसूस करते होंगे, जब जितनी ज्यादा गर्मी होगी तो उतनी तेज क्या होगा, तापमान रहेगा। तापमान होगा तभी तो गर्मी होगी। तो तापमान बढ़ा और तापमान बढ़ा तो वायु दाब निम्न हो गया। मतलब जहां पर तापमान अधिक है वहां की हवाएं क्या हो गई, रिक्त हो गई। और जब हवा वहां की रिक्त हो गई तो आसपास के ठंडे क्षेत्रों से हवाएं उस निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर भागेंगी। उस उच्च वायु दाब की पवनें जब निम्न या उच्च वायु दाब की हवाएं जब निम्न वायु दाब की ओर आती हैं तो उसे ही क्या बोला जाता है, पवन बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम, पवन बोलते हैं। जैसे यहां की वायु उच्च वायु दाब की वायु जब निम्न वायु दाब की ओर आई तो इसका नाम क्या दे दिया गया, पवन दे दिया गया। एक और शब्द का यहां पर प्रयोग होगा जिसमें आप दाब प्रवणता को पढ़ेंगे। दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, दाब प्रवणता क्या होती है। तो देखिए यहां वाले क्षेत्र में और इस वाले क्षेत्र में जहां पर सूर्य लंबवत है और जहां पर सूर्य नहीं है, तो इन दोनों के मध्य के दबाव में अंतर होगा, ठीक है। तो जितना अंतर होगा उतनी तेजी से क्या होगी, हवाएं ये जाएंगी। यदि यहां पर तापमान बहुत ज्यादा हो गया, दबाव बहुत ज्यादा निम्न हो गया, तो उतनी ही तेज गति से क्या होगी, ये हवाएं यहां पर पहुंचेंगी। तो दोनों दबावों के बीच के अंतर को ही क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। ये जो आपको उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब में अंतर दिखेगा, वायु दाब में जो अंतर होगा वही तो कहलाएगा प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता। समझ में आ गया इतना। अब आगे देखिए,
अभी तक हमने देखा वायु दाब के बारे में, वायुमंडलीय दबाव के बारे में, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं किस प्रकार से जाती हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि तापमान किस प्रकार से अपनी भूमिका को निभाता है। देखिए क्या होता है कि वायु दाब का जो वितरण होता है, वायु दाब का वितरण दो प्रकार से होता है। एक भाग होता है इसका क्षैतिज वितरण और दूसरा भाग होता है ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल और इसको वर्टिकल बोलते हैं। क्षैतिज का मतलब क्या हुआ हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हुआ वर्टिकल। वायु दाब का वितरण किया, ये दो भागों में बट गया। अब जब दो भागों में बट गया तो ये क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है। तो देखिए जब हम वायु दाब का क्षैतिज वितरण करें, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, आपके आंखों की सीधी की दिशा में, मतलब सतह पर, ऊंचाई पर नहीं। दो आधार पर देखेंगे, या तो हम सतह से ऊपर की ओर जाएंगे या हम सतह से दूसरी सतह की ओर जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। तो एक सतह पर जाएंगे हम, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्षैतिज बोला जाएगा। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाएंगे, लेकिन किस आधार पर, अपने आंख की सीधी की दिशा में। ऊर्ध्वाधर क्या होता है, जब हम सतह से ऊपर की ओर जाते हैं। अभी हम कैसे जा रहे हैं, लंबवत जा, इस प्रकार से जा रहे हैं। तो जब हम क्षैतिज जाते हैं तो तापमान वायु दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ रहे हैं, जब हम क्षैतिज जाएंगे तो तापमान वायु दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जब हम ऊर्ध्वाधर जाएंगे तो तापमान जो होता है वो वायु दाब के समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती होता है। अब ये थोड़ा सा आपको अंतर समझ में नहीं आया होगा, वो इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए क्षैतिज में अभी आपको केवल क्या याद रखना है, क्षैतिज में क्या होगा, तापमान वायु दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और ऊर्ध्वाधर में क्या याद रखना है कि तापमान वायु दाब के समानुपाती होगा। समझ रहे हैं, यदि तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा। समझ रहे हैं, यदि तापमान बढ़ा तो वायु दाब घटेगा। ये कहां पर होता है, हॉरिजॉन्टल में होता है, क्षैतिज में होता है। ऊर्ध्वाधर में क्या होगा, तापमान यदि घटेगा तो वायु दाब भी घटेगा। जितने हम ऊंचाई पर जाएंगे, क्या होता है, जब हम समुद्र सतह से ऊंचाई पर जाते हैं, मतलब पहाड़ों पर जाते हैं, और पहाड़ों पर जाएंगे तो 165 मीटर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आती है। मतलब अभी हमने क्या देखा कि समुद्री सतह पर, मतलब सी लेवल में जो दबाव लग रहा था वो लग रहा था 1013.25 मिलीबार। लेकिन जब हम सी लेवल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान घटता है, और तापमान कितना घटता है, तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। तो जितने हम ऊंचाई पर जाएंगे उतना तापमान घटेगा, और जितना तापमान घटेगा उतना वायु दाब भी घटेगा। इस बात को नोट कर लीजिए कि जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतना तापमान घटेगा और उतना वायु दाब भी घटेगा। अब क्षैतिज में हमने क्या देखा कि क्षैतिज में यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो तापमान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वायु दाब क्या होगा, बढ़ेगा।
उसको समझेंगे। अभी हम डायग्राम बनाएंगे, दोनों तापमान के आधार पर इसका वितरण करेंगे। अभी केवल आप इसको समझिएगा, वायु दाब का वितरण करना है। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, तापमान वायु दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्टिकल में क्या होता है, तो तापमान वायु दाब के समानुपाती होता है। कंप्लीट। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यहां पर जो संपूर्ण पृथ्वी में कटिबंधों का निर्माण होता है, तापीय कटिबंधों का निर्माण होता है। अब बिल्कुल आपको मैं धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट से बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जलवायु को समझने के लिए। अब आगे हम चर्चा करेंगे तापीय कटिबंधों के बारे में। चलिए देखते हैं विश्व के ताप कटिबंधों के बारे में, कि विश्व के ताप कटिबंध किस प्रकार से बनते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, हमने वायु दाब के वितरण के बारे में पढ़ा, वायु दाब का वितरण देखा। उससे पहले हमने पवन को देखा कि पवन क्या होती है, और उससे पहले हमने क्या देखा कि वायु दाब और वायुमंडलीय दाब क्या होता है। अब आगे एक बार और आपका रिवाइज किए देता हूं, तो एक बार गौर कर लीजिएगा। वायु दाब में तो हवाओं का लगने वाला भार वायु दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दबाव क्या कहलाता है, तो हवाओं का स्तंभ के रूप में लगने वाला भार वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। यह स्तंभ का भार कहां से लगता है, तो क्षोभ सीमा से लगता है। जितने ज्यादा अधिक तापमान होगा तो उतना ज्यादा क्या होगा, निम्न वायु दाब होगा। तो उसके बारे में समझा। वायु दाब दो प्रकार से होता है, एक होता है उच्च वायु दाब और दूसरा होता है निम्न वायु दाब। जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर वायु दाब क्या होगा, निम्न होगा, और जहां पर तापमान कम होगा वहां पर वायु दाब उच्च होगा। ये किसका कहां पर सिद्धांत लगता है, ये क्षैतिज वितरण में सिद्धांत लगता है। लेकिन ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, तो ऊर्ध्वाधर वितरण में तापमान घटता है और उसके साथ साथ वायु दाब भी घटता है। तो उसके उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि किस प्रकार से काम करेगा। हमने दाब प्रवणता के बारे में पढ़ा। दाब प्रवणता क्या होती है, तो दो दाबों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट कहलाता है। हमने देखा कि पवन क्या है, तो जो वायु उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर भागती है उसको ही क्या बोला जाता है, पवन नाम दे दिया जाता है। अब हम ताप कटिबंधों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार देखिएगा, ये पृथ्वी है, ग्लोब मान लेते हैं, और ग्लोब में अक्षांश रेखा का निर्धारण कर दिया गया है। हमने केवल 3 अक्षांश रेखा लिए। एक है कर्क रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में 23.1/2 पर खींची जाती है। एक है भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर खींची है। एक है मकर रेखा जो 23.1/2 दक्षिणी गोलार्ध पर खींची गई। 23.1/2 ही तो है हमारे पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। ठीक है, यही हमारा अक्षीय झुकाव है। तो बारी बारी से सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकती हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकती हैं तो क्या होगा, यहां पर ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। जब यहां पर लंबवत चमकती है तो यहां पर ग्रीष्म ऋतु, तो यहां पर शीत ऋतु हो जाती है। जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है तो यहां पर ग्रीष्म ऋतु और यहां पर शीत ऋतु हो जाती है। अभी उसके बारे में हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये पेटियां की शक्ति, पेटियों का निर्माण करना बताऊंगा मैं आपको। तो अभी तक देखिए यहां पर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि सूर्य हमेशा वर्ष भर कर्क रेखा एवं मकर रेखा में ही विचलन करता रहता है। या मतलब सूर्य की किरणें हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा पर ही लंबवत होती है वर्ष भर। तो ये भी तो पृथ्वी का ही भाग है। यहां पर क्या सूर्य लंबवत नहीं होता। देखिए दिन तो होता है लेकिन तापमान यहां का अधिक नहीं होता। उसी प्रकार से यहां पर ये देखिए एक ध्रुवीय वाला क्षेत्र है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब आप बताइए कि जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत है, भूमध्य रेखा पर लंबवत है, तो तापमान कहां का अधिक होगा, भूमध्य रेखा का अधिक होगा। तापमान कहां का अधिक होगा, भूमध्य रेखा का अधिक होगा। तो यहां पर क्या है, तापमान अधिक है। तो वायु दाब क्या होगा बताइए, वायु दाब क्या होगा, निम्न होगा। अब तापमान कम कहां पर है, ये ध्रुवों में। ये तापमान क्या है, यहां पर कम है। यहां पर तापमान कम है तो वायु दाब बताइएगा उच्च होगा या निम्न होगा। क्षैतिज वितरण कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल वितरण कर रहे हैं। तो देखिए जब इसका क्षैतिज वितरण करेंगे तो यहां पर वायु दाब क्या होगा, उच्च होगा।
क्यों? क्योंकि यहां पर तापमान कम है तो वायुदाब अधिक है। यहां पर क्या है, यहां पर तापमान कम है तो वायुदाब क्या होगा, उच्च होगा। तो अभी तक देखिए आप कितनी पेटियों को देख रहे हैं, पूरी ग्लोब में 3 पेटियों को देख रहे होंगे। एक जो उत्तरी ध्रुव में बनी है, दूसरी जो भूमध्य रेखा पर बनी है, और तीसरी जो दक्षिणी ध्रुव में बनी हुई है। यहां पर भी क्या बना हुआ है, उच्च वायुदाब है। यहां पर क्या है, यहां पर निम्न वायुदाब है। यहां पर क्या है, यहां पर उच्च वायुदाब है। यहां पर निम्न वायुदाब इसलिए है क्योंकि यहां का तापमान अधिक है, और तापमान अधिक है तो यहां से जो हवाएं हैं, इस क्षेत्र की जो हवाएं हैं वो हल्की होकर के ऊपर की ओर उठती हैं संवहनीय धाराओं के रूप में, कन्वेक्शनल करंट के रूप में। ठीक है, समझ रहे हैं? तो जब यहां पर तापमान अधिक होगा तो ये इस क्षेत्र से क्या होगी, संवहनीय धारा ऊपर की ओर उठेगी। बताया था यहां से क्या होंगे, कण दूर दूर फैल जाएंगे, मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो दूर दूर फैल जाएंगे, जिस वजह से वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो आपने देखा होगा गर्मियों में अक्सर आपकी नाक फूट जाती है, और उसका कारण क्या होता है, क्योंकि गर्मी अधिक हो जाती है और तापमान निम्न हो जाता है। और तापमान निम्न हो जाता है तो हम नाक फूटना या जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वहां से क्या होने लगता है, नाक से ब्लड आना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जितना आपने दबाव महसूस किया वो दबाव क्या हो गया, कम हो गया। और उसका कारण क्या है, वो उसका कारण है तापमान। अभी तक देखिए हम सूर्य को कहां पर किए हैं, भूमध्य रेखा पर किए हैं। सूर्य उत्तरी गोलार्ध पर भी जाता है, कर्क रेखा पर भी लंबवत चमकता है, और मकर रेखा पर भी लंबवत चमकता है। अब कर्क रेखा पर लंबवत कब होता है तो वो डेट आप लोग जानते होंगे, 21 जून को। मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कब होता है तो वो भी आप डेट जानते होंगे, 22 दिसंबर को। भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत कब होता है तो ये 2 डेटें हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। यानी सूर्य की सबसे ज्यादा किरणें कहां पर लंबवत होती है तो भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है। लेकिन वर्ष में एक बार कर्क रेखा पर जाता है और एक बार मकर रेखा पर जाता है, तब वहां पर क्या होगा, तो अभी उसके बारे में अभी हम समझेंगे। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत है, जिस वजह से तापमान अधिक है तो वायुदाब निम्न है। ध्रुवों पर क्या है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, और तिरछे पड़ने के कारण से यहाँ पर तापमान कम है तो वायुदाब क्या है, उच्च है, उच्च वायुदाब लग रहा है। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि 23/1/2 और 23/1/2 दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में 23/1/2 उत्तरी गोलार्ध और 23/1/2 दक्षिणी गोलार्ध के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये जो बीच का क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये ताप कटिबंध है। इसके बाद 23/1/2 से 66/1/2, 66/1/2 उत्तरी गोलार्ध में और 66/1/2 दक्षिणी गोलार्ध। 23/1/2 उत्तरी गोलार्ध में 66/1/2 के बीच के भाग को शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। यहां पर 23/1/2 66/1/2 के बीच के भाग को भी शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है, दोनों गोलार्धों में। और यहां पर क्या होता है, 66/1/2 से 90 डिग्री और 66/1/2 से 90 डिग्री के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध बोला जाता है। कंप्लीट हो गया। यहां पर क्या होता है, तापमान अधिक रहता है, वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। जब सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इन क्षेत्रों में जैसे हम 23/1/2 से 66/1/2 तक जाते हैं तो यहाँ पर हल्की हल्की किरण लगती, तापमान थोड़ा अधिक ही रहता है इसकी अपेक्षा। और जब इसकी अपेक्षा रहता है तो इसको क्या बोलते थे, शीतोष्ण कटिबंध बोल देते हैं। दोनों गोलार्धों में बोलते हैं 23/1/2 से 66/1/2 और 66/1/2 से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 66/1/2 से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। यहां पर क्या हो जाता है, तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो जिस कारण से यहां पर क्या बोला जाता है, शीत कटिबंध बोला जाता है। ये होते हैं विश्व के ताप कटिबंध। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जब टॉपिक आएगा तो मैं इसको और ज्यादा डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हमें केवल किसको पढ़ना है, हमें भारतीय एवं मध्य प्रदेश की जलवायु में प्रयुक्त होने वाले शब्दावलियों को पढ़ना है। ठीक है,
अब आगे हम चर्चा करेंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में और वायुमंडलीय पेटियों के बारे में कि संपूर्ण पृथ्वी पर कितनी पेटियां हैं। चलिए अब हम चर्चा करेंगे वायुमंडलीय दाब एवं वायुमंडलीय पेटियों के बारे में। वायुमंडलीय दाब के बारे में हमने समझ लिया। अब वायुमंडलीय दाब के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी पर कितनी पेटियों का निर्माण होता है उसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। हमने अभी तक वायु दाब के बारे में समझा, विश्व के ताप कटिबंधों के बारे में देख लिया, कितने ताप कटिबंध है तो एक बार और बता दीजिए। 0 से लेकर के 23 से 1/2 उत्तरी एवं 0 से लेकर के 23 से 1/2 मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। 23 से 1/2 से 66 से 1/2 उत्तरी गोलार्ध एवं 23 से 1/2 से 66 से 1/2 के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और 66 से 1/2 से 90 डिग्री और उत्तरी गोलार्ध में और 66 से 1/2 से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में के बीच को क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर हम शीत कटिबंध बोलते हैं। इतना हम उदाहरण के रूप में समझ चुके थे। वायुदाब मैंने आपको बता दिया था कि ऊर्ध्वाधर मतलब अभी तक हमने देखा था कि सूर्य को जब हम भूमध्य रेखा पर रख रहे थे तापमान अधिक हो रहा था तो वायुदाब निम्न हो रहा था, मतलब इनवर्स रिलेशन था दोनों में। तापमान अधिक है तो वायुदाब कम है। यहां पर क्या है तो इस वाले क्षेत्र में हमने देखा तापमान कम है तो वायुदाब अधिक है, उल्टा संबंध आ रहा है। यह हमने किस प्रकार से इसका वितरण किया था? क्षैतिज वितरण किया था। ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या किया? जब हम ऊंचाई पर जाते हैं मतलब जमीन से सतह से जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कम होता है। बताइए कितना कम होता है? 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। तो जितने हम ऊंचाई पर जाएंगे उतना तापमान कम होगा, या बोल सकते हैं सभी सी लेवल से हम जितने ऊंचाई पर जाएंगे उतना तापमान क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। 165 मीटर की ऊंचाई में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। अब देखिए इतने हम क्षेत्रों को समझने के बाद पूरे पृथ्वी पर किस प्रकार से वायुमंडलीय दाब की पेटियां बनती हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखना अभी तक हमने देखा कि यदि हम सूर्य को कर्क रेखा पर लंबवत कर दें और पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने ना दें, समझिएगा पृथ्वी मान लीजिए अपने अक्ष पर नहीं घूम रही है तो बताइए संपूर्ण पृथ्वी में कितनी पेटियां बनेंगी? कितनी पेटियां बनेंगी? 3 बनेगी। और 3 कौन कौन सी है? एक देखिए, एक बनेगी भूमध्य रेखा पर, दूसरी बनेगी 80 से 90 ध्रुवों पर बनेगी और दूसरी बनेगी उत्तरी ध्रुव पर और तीसरी बनेगी दक्षिणी ध्रुव में। समझ में आ रहा है? जहां से तापमान कम होगा वहीं से क्या हो जाएगा? वायुदाब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमे, ऐसे यथावत रहे, जब अपने अक्ष पर ना घूमती है तो कितनी पेटियां बन जाती हैं वायुदाब की? वो बनती हैं 3। एक बनती है उत्तरी ध्रुव में, दूसरा विषुवत रेखा पर और तीसरा दक्षिणी ध्रुव में। लेकिन ऐसा तो है नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती है और जब अपने अक्ष पर घूमती है तो यहां पर वायुदाब की पेटियों का निर्माण और होता है। तो वायुमंडलीय दाब के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी में 7 पेटियां बनती हैं। कितनी पेटियां बनती हैं? 7 पेटियां बनती हैं। अब जब वायुमंडलीय दाब के आधार पर 7 पेटियां बनती हैं तो मैंने तो अभी आपको 3 ही बताई केवल। अब आखिर उन 4 पेटियों का निर्माण किस प्रकार से होगा और उन 4 पेटियों के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो पृथ्वी की घूर्णन गति, जिसको बोलते हैं परिभ्रमण गति। समझ रहे हैं ना? परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति में अंतर है। परिक्रमण गति में क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं, जिसे वार्षिक गति भी कहते हैं, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। परिभ्रमण गति क्या है? तो परिभ्रमण गति जब पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है तो उसको हम दैनिक गति बोलते हैं, ठीक है? उसको घूर्णन गति बोला जाता है। कंप्लीट हो गया? तो परिभ्रमण का मतलब क्या है? अपने अक्ष पर घूमना। ऐसे पृथ्वी घूम रही होती है तो अपने अक्ष पर घूमना ही परिभ्रमण गति है। और जब परिभ्रमण गति होती है तो 4 पेटियों का निर्माण होता है। मैंने तो अभी बताया था, मान लीजिए पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूम रही है
सूर्य की किरणें बराबर भूमध्य रेखा पर लंबवत हैं, तब कितनी पेटियों का निर्माण हो रहा है? 3। मान लीजिए ये रहा मेरा भूमध्य रेखा, तो इस वाले भाग पर क्या होगा? तापमान अधिक होगा, तो यहाँ पर वायु दाब निम्न होगा। यहाँ पर सूर्य की किरणें क्षैतिज पड़ रही हैं, जब तिरछी पड़ रही है तो तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा? तापमान कम हो जाएगा, तो वायु दाब अधिक हो जाएगा, दोनों ध्रुवों पर अधिक हो जाएगा। ठीक है, वायु दाब अधिक होगा। उसी आधार पर पृथ्वी घूमती भी है, तो घूमती है तो और प्रकार की पेटियों का निर्माण होता है, मतलब 4 और पेटियों का निर्माण होता है। देखिए, जब यदि सूर्य भूमध्य रेखा पर हो तो सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो 0 से 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 0 से 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच का क्षेत्र के यहां का तापमान बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है, और तापमान अधिक हो जाता है तो इस वाले क्षेत्र में यहां से संवहनीय धाराएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं। समझ रहे हैं? वो यहां पर क्या कर देगा? वायु को हल्की कर देगा। तापमान अधिक है तो जितनी नमी होगी वो सब समाप्त हो जाएगी, और यहां वाली जो पवनें होंगी वो हल्की होकर के ऊपर की ओर उठती। देखा होगा आप लोगों ने गर्मियों में सड़क के किनारे हमेशा एक लहराते हुए आपने ऊपर जाती हुई पवन देखी होगी, ऐसे उष्मा जाती रहती ना। तो उसी प्रकार से इन वाले क्षेत्रों का जब तापमान अधिक हो जाता है तो यहां से संवहनीय धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं। अब ऊपर की ओर जा रही हैं, ऊर्ध्वाधर जा रही हैं, तो ऊर्ध्वाधर में क्या होगा? ऊर्ध्वाधर में तापमान घटेगा, और तापमान घटेगा तो वायु दाब भी घटेगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, यहां से संवहनीय धाराएं ऊपर की ओर उठी, और ऊपर की ओर उठी तो उनका तापमान घटेगा। समझ लीजिए, अब आखिर क्या होता है? वायु दाब का इनवर्स और समानुपाती संबंध किस प्रकार से होता है, इनके बारे में समझ लीजिए। व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती क्या है, ये उल्टा सीधा किस प्रकार से होता है, तो एक उदाहरण समझिएगा। जैसे 2 सगे भाइयों की शादी, देखिए ये रहे 2 सगे भाई, इन दोनों सगे भाइयों की शादी किसी दूसरे घर में 2 सगी बहनों के साथ कर दी गई। एक बड़ा भाई है तो बड़े भाई की शादी बड़ी बहन से कर दी गई, छोटे भाई की शादी छोटी बहन से कर दी गई। शादी हो गई, शादी होने के बाद वो बहनें क्या हुई? ससुराल में आई, और ससुराल में आने के बाद जो अनुज वधू है, मतलब छोटे भाई की जो पत्नी है, वो क्या अपने जेठ से बात करेगी? बताइए, ससुराल में आई है तो क्या बात करेंगी? वो नहीं करेंगी। और जब नहीं करेंगी तो रिश्ता कैसा हो गया? इनवर्स हो गया, व्युत्क्रम हो गया, उल्टा हो गया। इसी आधार पर क्या होता है, जब वो 2 बहनें मायके में गई, कोई कार्यक्रम था तो वो मायके चली गई, और जब कोई कार्यक्रम हो और उस घर के दामादों को ना पूछा जाए तो ये दोनों भी पहुंचे, और जब ये दोनों पहुंचे तो जो अनुज वधू है, तो अनुज वधू अपने जेठ से बात करना स्टार्ट कर दिया। बात भी कर सकती है। एक बच्चा छोटा सा वहां पर खड़ा था, उसने ये देखा कि वहां पर तो ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, यहां पर ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों आकर के बात कर रहे हैं। ये रिश्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, जब वो ससुराल में थी तो उसका रिश्ता किस प्रकार से था? व्युत्क्रम था, उल्टा था। और जब वो ससुराल मायके में पहुंची तो रिश्ता कैसा हो गया? समानुपाती हो गया। उसी प्रकार से यहां पर जब हमने देखा तापमान अधिक हुआ तो वायु दाब उल्टा, वायु दाब क्या हो गया? वायु दाब निम्न हो गया, मतलब तापमान बढ़ा तो वायु दाब कम, व्युत्क्रम हो गया। यहां पर क्या हुआ इस वाले क्षेत्र में? तो यहां पर हमने देखा कि वायु दाब अधिक है और तापमान भी क्या, वायु दाब भी, तापमान भी कम है और उसके साथ साथ वायु दाब भी कम है, मतलब समानुपाती है। अब ये नियम आखिर किस प्रकार से लगते हैं? तो देखिए, ज्यादातर लोग क्षैतिज रूप से रहते हैं। अब आंसर आपका क्या होगा? आप समानुपाती लगाएंगे या व्युत्क्रमानुपाती लगाएंगे वायु दाब को? आंसर सुन लीजिए, ज्यादातर लोग क्षैतिज ही रहते हैं, तो आंसर भी आपका क्या होगा कि वायु दाब तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत ही कम लोग पहाड़ों पर रहते हैं, तो वहां पर नियम थोड़ा सा अलग काम करता है, समानुपाती। लेकिन आंसर आप क्या लगाएंगे कि तापमान वायु दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कंप्लीट हो गया। अब आइए चलिए देखते हैं। तो
जो 0 से 10 डिग्री वाले क्षेत्र में यहां पर तापमान अधिक होने के कारण यहां से कन्वेक्शनल करंट मतलब संवहनीय धाराएं ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देती हैं। 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाती हैं और 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। समझ रहे हैं? दो शाखाओं में विभाजित हो जाए दो शाखा में विभाजित होती है। एक शाखा उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती है और दूसरी शाखा दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूम रही है, तो एक बार बताइएगा, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूम रही है तो पवनों की दिशा किस प्रकार से होगी, हवा कैसे चलेगी? तो हवा चलेगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आएगी कि नहीं आएगी? यही तो मैंने बताया था, जहां पर तापमान अधिक है तो वहां पर वायुदाब निम्न होगा, क्योंकि वहां की हवाएं हल्की होकर के ऊपर उठ चुकी हैं, स्थान रिक्त हो चुका है। और जब स्थान रिक्त हो चुका है तो उस स्थान को भरने के लिए कहीं ना कहीं से कोई पवन तो आएगी, कोई वायु आएगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, कोई स्थान को सबको क्या करती है, वो बराबर बराबर बांटती है, एक बैलेंस बनाए रखती है वो। देखिए, जब आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं और किसी डिब्बे पर हैं, वहां पर अच्छी भीड़ है, पूरी भीड़ खचाखच भरा हुआ है डिब्बा, और दूसरा डिब्बा क्या है, खाली है, तो आप तो इंतजार करेंगे कि कब ट्रेन रुके और हम इस स्टेशन इस डब्बे से उतर करके दूसरे डब्बे पर चले जाए, जहां पर क्या हो, दबाव हम कम महसूस करें। उसी प्रकार से वायु भी होती है। तो अभी हमने क्या देखा, यहां पर तापमान अधिक था, वायुदाब निम्न था, यहां पर क्या है, तापमान कम है, वायुदाब उच्च है। तो हवा कहां से चलेगी, उच्च वायुदाब से, मतलब ध्रुवों से कहां की ओर आएगी, भूमध्य रेखा की ओर आएगी। लेकिन कब, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमे। लेकिन यहां पर एक और कारण बना हुआ है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और जब घूमती है तो नियम चेंजेस होंगे। तो अभी केवल याद क्या रखना है आपको कि हमेशा पवनें उच्च वायुदाब से कहां की ओर आती हैं, निम्न वायुदाब की तरफ। यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर क्या हुआ, कन्वेक्शनल करंट ऊपर की ओर उठी, और ऊपर की ओर मतलब संवहनी धारा ऊपर की ओर उठी। ऊपर की ओर उठने के बाद 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर गई, और ऊंचाई पर जाती है मतलब ऊर्ध्वाधर जाती है, तो तापमान क्या हो जाएगा, यहां पर घट जाएगा। तो ये जो संवहनीय धारा है वो हो जाएंगी भारी, और भारी हो जाने के बाद में ट्रोपोपाज के पास ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाएंगी। और जब ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाएंगी, एक शाखा कहां की ओर जाएगी, उत्तर की तरफ जाएगी, दूसरी शाखा दक्षिण की तरफ जाएगी। तब यहां पर क्या होता है, पृथ्वी पर एक घूर्णन बल काम करता है, जिसको फेरल का नियम भी बोलते हैं, जिसको कोरियालिस बल भी बोला जाता है। और उस कोरियालिस बल के कारण ये जो हवाएं हैं वो जाकर के कहां पर उतरेंगी, 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश पर उतरना स्टार्ट कर देंगी। ये देखिए, 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश पर उतरना स्टार्ट कर देंगी। मतलब यहां से उठी हवाएं, अब पृथ्वी को घुमा दीजिए, घूमती है अपने अक्ष पर, तो यहां से उठी कन्वेक्शनल करंट संवहनीय धाराएं 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर गई। ऊंचाई पर जाने के बाद दो शाखाओं में विभाजित हो गई, और दो शाखाओं के बाद वो क्या हो जाएंगी, उत्तर एवं दक्षिण की ओर, उत्तर एवं दक्षिणी गोलार्ध की ओर मुड़ गई। लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वो जाकर के 30 से 35 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों पर उतर गई। अब देखिएगा, जैसे एक कोई पारामापी होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई द्रव भरा हुआ है, ये लगा हुआ है पारामापी, ठीक है, और इसका दबाव किस प्रकार से महसूस करते हैं, तो एक एटीएम बराबर 760 Hg के होता है। Hg मतलब पारे के बराबर होता है। मतलब जब 760 मिलीमीटर यहां तक पारा चढ़ जाएगा तो वहां पर कितना दबाव लगेगा, एक एटीएम का दबाव लगेगा। लेकिन पारा चढ़ेगा कैसे, जब वायु यहां पर क्या लगेगी, अपना दबाव लगाएगी, तो ये पारा ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन जब वायु ऊपर की ओर जा रही है तो पारा क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। ये देखिए, जैसे हम इस पारे को नीचे की ओर धकेलें तो इस नली के ऊपर की ओर ये पारा चढ़ेगा। तो मतलब हवा जब नीचे की ओर उतर रही है तो क्या हो रहा है, जब हवा आपके सर के ऊपर ऐसे नीचे की ओर दबाएगी तो मतलब दाब लग रहा है। दाब किस प्रकार का हो रहा है, उच्च वायु दाब हो रहा है, ऐसे दबाव लग रहा है।
आगे हमने क्या देखा, वायु दाब लगने का कारण देखा कितना होता है, एक एटीएम बराबर 760, मतलब 760 तक क्या हो गया, ये पारा यदि ऊपर चढ़ गया, 760 इसमें बना होते हैं, इसमें अंक अंकित होते हैं, तो यदि इतना पारा चढ़ गया तो वहां पर कितना दाब लगता है, एक एटीएम दाब लगता है। तो एक एटीएम बराबर आप जानते हैं 1013.25 मिलीबार के बराबर होता है, या बोल सकते हैं 1.03325 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। कंप्लीट हो गया। तो जो हवाएं हैं 30 से 35 डिग्री पर उतरेंगी, और जब हवा नीचे की ओर उतर रही है तो क्या होगा, वायुदाब बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं, तो वायुदाब क्या हो गया, बढ़ गया। यहां पर किसका निर्माण होगा, फिर हाई प्रेशर बेल्ट, किसका होगा, हाई प्रेशर बेल्ट। यहां पर हवा क्या हो रही है, ऊपर की ओर उठ रही है, मतलब लो प्रेशर बेल्ट। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी हवा नीचे की ओर उतर रही है, तो हाई प्रेशर बेल्ट। इसके नाम किस प्रकार से है, तो इसको क्या बोला जाता है, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हवा नीचे की ओर उतर रही है। इसको भी क्या बोला जाता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोला जाता है। अब देखिए, अब यहां पर निम्न वायुदाब है, यहां पर उच्च वायुदाब है, तो अब कहां से हवा आएंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आएंगी कि नहीं आएंगी, तो 30-35 से ये हवाएं कहां की ओर आएंगी, 0 से 10 डिग्री तक आएंगी। यहां पर देखिए 30-35 से हवाएं कहां की ओर आएंगी, 0 से 10 डिग्री की तक आएंगी। इस प्रकार से ऐसी ये हवाएं चलेंगी। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ ही तो जाती है, तो जो उच्च वायुदाब यहां पर बना है तो वो कहां की ओर हवाएं आ रही हैं, निम्न वायुदाब की तरफ आ रही हैं। और जब निम्न वायुदाब की तरफ आ रही हैं तो ये किसे क्या बोला जाता है, इसको पवन बोला जाता है। जब वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, पवन। तो यहां पर क्या हो गया, एक पवन का निर्माण हो गया, जिसे बोलते हैं व्यापारिक पवन। इसको क्या नाम दिया जाता है, व्यापारिक पवन, जो 30 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री की ओर चलती है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 0 डिग्री के मध्य चलती है, ट्रेड विंड जिसको बोलते हैं। निर्माण हो गया। अब देखिए यहां पर क्या होता है, कोरियालिस बल के कारण कुछ हवाएं, जो हवाएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं। अब जब हवा कोई नीचे की ओर उतरेगी तो वो सतह से जाएगी, यहां से सतह की ओर गई, सतह की ओर जाने के बाद में यहां से 0 डिग्री पर पहुंची, 0 डिग्री पर पहुंचने के बाद वो कन्वेक्शनल करंट के रूप में बनी, वहां से क्या हो गई, 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर गई। ऊंचाई पर जाने के बाद 2 शाखा में विभाजित हो गई, एक शाखा उत्तरी गोलार्ध में 30-35 पर, दूसरी शाखा दक्षिणी गोलार्ध में 30-35 पर नीचे उतरी, और नीचे उतरने के बाद पुनः 0 डिग्री पर आई। तो यहां पर क्या हो गया, एक व्यापारिक पवन और एक शैल का निर्माण हो गया। समझ रहे हैं, यहां पर एक कोशिका का निर्माण हो गया। अब देखिए यहां पर जब कोई वायु गिरी है तो वायु वापस तो जाएगी। जैसे यहां पर हम पानी ले रहे हैं, इस पानी को जब हम नीचे की ओर डालेंगे ऐसे, तो जो पानी है वो 2 भागों में जाएगा। एक भाग जो होगा वो उत्तर की तरफ जाएगा, एक दक्षिण की तरफ जाएगा। उत्तर की तरफ भी तो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो वायु है जब यहां पर नीचे गिरेगी तो उत्तर भी जाएगी और दक्षिण भी जाएगी। तो जब उत्तर की तरफ जाती है तो यहां पर क्या हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है, और ये कहां पर पहुंचती है, 60 से 65 डिग्री पर। ये रहा 60 से 65 डिग्री पर, यहां पर ये हवाएं आएंगी इस प्रकार से। समझ रहे हैं, मतलब यहां पर जब ये हवा नीचे की ओर उतरी तो वहां से क्या हो गई, ये 2 भागों में बढ़ गई। एक भाग कहां की ओर चल दिया, उत्तर की तरफ, और दूसरा भाग कहां की ओर आ गया, दक्षिण की तरफ। अब जब ये उत्तर की तरफ जा रही होती है तो यहां पर हाई प्रेशर था, और हाई प्रेशर होने के कारण ये उच्च वायुदाब की पवनें निम्न वायुदाब की तरफ आ रही थी, इस प्रकार से आ रही थी, भूमध्य रेखा की तरफ आ रही थी।
लेकिन जब भूमध्य रेखा की तरफ आ रही थी तो जो 30-35 से आने वाली हवा है वो 60-65 पर आपस में टकरा जाती है, और आपस में टकरा जाती हैं तो टकराने के बाद ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। अब दोनों वाले मोटरसाइकिल वाले आसपास में से टकराएंगे, मान लीजिए 2 मोटरसाइकिल बिल्कुल आ रही हैं और दोनों आसपास में टकरा जाएंगी तो क्या हो जाएंगे, ऊपर की ओर तो जाएंगे। उसी प्रकार से ये दोनों पवनें जब 60-65 पर टकराती हैं तो टकराने के बाद में ये पवनें क्या हो जाती हैं, ऊपर की ओर उठ जाती हैं, जिस कारण से यहां पर लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाता है। हवा जब ऊपर की ओर जाए तो मतलब लो प्रेशर बेल्ट, तो यहां पर लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो गया। इसे बोला जाता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, हवा ऊपर की ओर जा रही है और ये सब किसके कारण हो रहा है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हो रहा है। समझ रहे हैं, यहां पर भी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पेटी का निर्माण हुआ, यहां पर भी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पेटी का निर्माण हुआ, यहां पर भी क्या हुआ, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण निर्माण हुआ और यहां पर भी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण निर्माण हुआ। तो 1, 2, 3 और 4, यही तो जाननी थी हमें, 4। तो इन 4 पेटियों का निर्माण किसके कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है, जिस वजह से ये क्या होती हैं, डायनेमिक होती हैं। क्या होती हैं, डायनेमिक होती हैं। और इनका निर्माण किस वजह से हुआ, तो पृथ्वी की घूर्णन गति पर। तो अब याद रखिएगा, तापमान के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी में वायुमंडलीय दबाव की 3 पेटियां होती हैं। तो वो होती हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में भी होती है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये भी दक्षिणी ध्रुव में होती है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव में एक पेटी ये हो गई। इनका निर्माण किस आधार पर हुआ, तापमान के आधार पर हुआ, मतलब थर्मल हुआ। ठीक है, थर्मल हुआ। यहां पर भी निर्माण किसका हुआ, थर्मल के आधार पर हुआ। यहां पर निर्माण किसके आधार पर हुआ, थर्मल के आधार पर हुआ। और यहां पर निर्माण, इन पेटियों का निर्माण किस आधार पर हुआ, तो घूर्णन गति के कारण हुआ। तो जो 30-35 से हवाएं 60-65 की ओर चल रही हैं, सतह से चल रही हैं, जो सतह पर चले वही कहलाती है पवन। तो सतह पर चल रही हैं तो इन्हें पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। दोनों गोलार्धों में याद रखेंगे, जो 30-35 से 60-65 की ओर उत्तरी गोलार्ध में और 30-35 से 60-65 की ओर दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें चलती हैं, इन्हें पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। और जो ध्रुवों से 60-65 की ओर पवनें चलती हैं, इन्हें ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको, ध्रुवीय पवन के नाम से जानते हैं। ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरे सेलों का निर्माण करना ही बताऊंगा। अभी हमें ज्यादा सेलों के बारे में जानना नहीं है, हमें केवल कुछ शब्दावलियों को समझना है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि 0 डिग्री पर सूर्य हो तो इस प्रकार से क्या होगी, इन पेटियों का निर्माण होगा और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से निर्माण होगा। यहीं पर पवनों का निर्माण होता है, वो भी आप लोग समझ चुके हैं। तो पवन भी एक बार देख लीजिएगा, वायुमंडलीय दबाव के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी में 7 पेटियां होती हैं। 7 पेटियां कौन कौन सी हैं, तो तापमान के आधार पर 3 पेटियां और घूर्णन गति के आधार पर 4 पेटियां बनती हैं। तापमान के आधार पर विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी उत्तरी गोलार्ध में और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध में, तापमान के कारण से बनती है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में 2 पेटियां और दक्षिणी गोलार्ध में 2 पेटियां, जिनका नाम है उपध्रुवीय, जिसका नाम है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो इनका निर्माण किसके आधार पर हुआ, घूर्णन गति के आधार पर। पवनें क्या होती हैं, पवनें 3 प्रकार की होती हैं। प्रचलित पवन बोलते हैं, जो वर्ष भर निरंतर क्रम में चलती रहती है। एक होती है व्यापारिक, जो 30-35 से 0 की ओर चलती है। एक होती है जिसको बोलते हैं पछुआ, वेस्टर्लाइज बोलते हैं, ये 30-35 से 60-65 की ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर चलती है, कोरियालिस बल के कारण, जिसको घूर्णन बल भी बोल सकते हैं। एक होती है ध्रुवीय पवन, जो ध्रुवों से लेकर के 60-65 की ओर चलती है। ठीक है, ये कहलाती है ध्रुवीय पवन। अब ये पेटियों का क्या होता है, शिफ्टिंग भी होती है, मतलब एक खिसकती भी है पेटियां। और पेटियां खिसकने का कारण क्या है कि यदि सूर्य 0 डिग्री पर है, लेकिन सूर्य कर्क रेखा पर भी तो जाता है,
जब सूर्य कर्क रेखा पर आएगा तो जो निम्न वायुदाब की पेटी भूमध्य रेखा पर बन रही थी, वो अब निम्न वायुदाब की पेटी कहां पर बनेगी? वो बनेगी भूमध्य रेखा पे, कर्क रेखा पर। जो भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब की पेटी बनी है, अब वो कहां पर बनेगी? कर्क रेखा पर, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत है। और जब ये व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा पर आ रही थी, क्योंकि यहां पर निम्न वायुदाब मिल रहा था, अब जब निम्न वायुदाब कहां पर होगा? कर्क रेखा पर होगा, तो ये क्या करेंगी? भूमध्य रेखा को क्रॉस कर उत्तरी गोलार्ध में आ जाएंगी, तो वहां पर क्या हो जाएंगी? अपने दाहिने मुड़ जाएंगी कोरियालिस बल के कारण। ठीक है, तो कोरियालिस बल के कारण जब ये अपने दाहिने मुड़ जाएंगी, तो वहां पर क्या बोल दिया जाएगा कि भारत का मानसून आ गया दक्षिण पश्चिम में। और जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तभी क्या होने लगती है? पूरे भारतीय क्षेत्र में वर्षा होना स्टार्ट हो जाती है। तो 1 जून से वर्षा होने लगती है, क्योंकि भारत के दक्षिणी वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम का मानसून क्या होता है, उसके बारे में अभी हम कल समझेंगे कि दक्षिण पश्चिम का मानसून किस प्रकार से आता है। तो अभी के लिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को आज यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आऊंगा, जिसमें हम जलवायु के सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। ठीक है, मानसून का सिद्धांत किस प्रकार से दिए गए थे उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।